तो लास्ट हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमने बात करी थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने कहा था कि आपका जो है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज जो हैं, जिसमें कि इसमें से भी कुछ थ्योरीज हैं जो बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे जॉन बी वॉटसन की थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है अब्राहम मैस्लो की। तो जितनी भी ये थ्योरीज हैं, ये सभी आपकी बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, या फिर ये बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। तो जब हम बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करते हैं, बेसिकली हम इसमें क्या क्या चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, जितने भी इंटरेक्शन है आपके थॉट्स, इमोशन, परसेप्शंस और आपके बिहेवियर में जो झलकते हैं, इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ स्टडी अबाउट इंटरेक्शंस अमंग योर थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शंस एंड योर बिहेवियर। जितने भी इंटरेक्शन होते हैं उन सबका आपके बिहेवियर पे किस तरह से रूपांतरण होता है, किस तरह से वो आपके बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं, इस सारी स्टडी को बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर रखा जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले वो जॉन बी वॉटसन का एक पेपर पब्लिश हुआ था 1913 में, which was named as psychology as the behaviorist's view। इट मीन्स उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था कि बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं वो किस तरह से साइकोलॉजी को देखते हैं, उनके लिए साइकोलॉजी कैसी है। जितने भी लोग बिहेवियरिज्म को समझते हैं उनको बिहेवियरिस्ट कहा गया, और बिहेवियरिस्ट किस तरह से साइकोलॉजी को देखते हैं, ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया था 1913 में। जिसके बाद से बिहेवियरल साइकोलॉजी की एक डिफरेंट ब्रांच को स्टैब्लिश करके उसमें स्टडीज आगे की गई। बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी में जो कि साइकोलॉजिकल अप्रोच पे डिपेंडेंट है। कौन सी साइकोलॉजिकल अप्रोच? दो टाइप की बेसिकली, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनके बारे में छोटी सी बात अभी पीछे वाले लेक्चर में भी हुई थी कि कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी स्टिमुलाई के साथ अटैच करके आपके बिहेवियर में उन चीजों को इन्वॉल्व करना। अभी क्लासिकल और ऑपरेंट दो अलग अलग टाइप की होती है। तो बहुत सारे आपके बिहेवियरिस्ट रहे, जैसे कि इवान पावलोव हैं, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर है जिनकी थी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दो कंडीशनिंग थ्योरीज जो है बिहेवियरल साइकोलॉजी के बेस समझ सकते हैं आप इसको। अगर आपको ये दोनों थ्योरीज समझ में आती है तो इन्हीं के बाद में मॉडिफिकेशंस, इनमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आपको फिर सामने और थ्योरीज में देखने को मिलेंगी। तो बाकी सभी थ्योरीज में आप केवल ये याद रख सकते हैं कि किस थ्योरिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, उन सभी को डीप में समझने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझ लेने की नीड है, क्योंकि इन दोनों से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से डीप से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप ये याद रख सकते हैं, गटायर जो थे उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की थ्योरी दी थी। एडवर्ड सी टॉलमैन थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ लेटेंट लर्निंग दी थी। कार्ल एल हल थे जिन्होंने ड्राइव रिडक्शन या फिर ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन की थ्योरीज दी थी। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम और कौन कौन सी थ्योरीज इन लोगों के थ्रू दी गई थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जिसको इस टेबल में सामने आपके प्रेजेंट किया गया है। इसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। बाकी इवान पेवलोव की थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और बीएफ स्किनर की थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपकी बारी आती है कि जब सभी लोगों ने, बिहेवियरिस्ट ने अलग अलग बहुत सारे थ्योरीज दी हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर बिहेवियरिज्म को समझना चाहें तो बिहेवियरिज्म क्या है, तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो स्ट्रिक्टली इस चीज को बिलीव करते हैं कि बिहेवियर जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस का ही रिजल्ट होता है। अभी जब हम ये दोनों थ्योरीज को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि बिहेवियर जो हमारा डिफाइन किया जाता है हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही डिफाइन किया जाता है। कोई भी पर्सन हो वो अपने बैकग्राउंड से अटैच होकर ही कंडीशनिंग उसके ब्रेन में होती है। कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद अगर किन्हीं तीन लोगों को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाए तो हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में उनका रिस्पॉन्स सेम आए। यानी कि अगर हम चाहें तो ट्रेनिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर मैनर में अपने आप को राइट कंडीशनिंग के हवाले कर सकते हैं, या फिर अपने ब्रेन को सिखा सकते हैं कि ये चीज एक्चुअल सही है, तो आप इस समय पर इसी चीज को करें। जैसे कि हमने स्लीप पैटर्न की भी बात करी थी, तो स्लीप पैटर्न भी एक तरह से आपके इंटरनल क्लॉक में जो सेट होता है वो बिहेवियरिज्म के अंदर आएगा कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली 1920 से लेके 1950 तक बिहेवियरिज्म का जितना भी एक स्कूल ऑफ थॉट था वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। 1913 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी।
धीरे धीरे काम होते होते 1920 से 1950 तक का जो एरा रहा है वो बिहेवियरिज्म में बहुत उसमें ग्रो हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं इवान पावलोव की थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली क्या है? सामने आप देख रहे होंगे एक फूड रखा हुआ है, डॉग फूड, और एक डॉग आपको सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, या फिर जिसको हम नेचुरल स्टिमुलस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक उद्दीपक, जिसको देखते ही अगर आपने किसी डॉग को ये सामने फूड प्रेजेंट किया है तो उस डॉग के ब्रेन के या उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस के कारण वो क्या करेगा, सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि उसके मुंह में लार बनने लगेगी, जो चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये लार बनने वाला जो प्रोसेस है ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है। मतलब वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा कि खाने को देख के उसके मुंह में लार बनाए, वो लार जो है वो अपने आप बनती है, यानी कि ये क्या है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर एक नेचुरल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देती है, या फिर इसको हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ये तो एक डॉग का एग्जांपल है, अगर ह्यूमन बॉडी से रिलेट किया जाए तो अगर आपके आसपास आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ जाए तो आपका हाथ एकदम से आप पीछे खींच लेते हैं, तो वो इनवॉलंटरी रिएक्शन है, क्योंकि उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि हमें हाथ पीछे हटाना है। जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां आपको ऐच्छिक रूप से सोचना ना पड़े, उनको हम इनवॉलंटरी रिएक्शन कहते हैं। तो ये इनवॉलंटरी रिएक्शन पर्टिकुलर किसी एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के आने पर ही आते हैं। जैसे हमें पता है कि गर्मियों का मौसम है, अगर हम ठंडी किसी वस्तु पे हाथ रखेंगे तो हम उसमें से हाथ नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर गर्म किसी वस्तु पे हाथ पड़ जाएगा तो हाथ अपने आप हट जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारे ब्रेन में फीडेड है सारी चीजें, जो कि उस नेचुरल स्टिमुलस के आने पे नेचुरली रिस्पॉन्स हमें मिलता है। बट व्हाट अबाउट अगर हम इसको कंडीशनिंग करने लगे, यानी कि हम क्लासिकली इसको किसी एक चीज के साथ कनेक्ट करने लगे, तो आप देख सकते हैं अभी हमने क्या किया, पहले इसको फूड प्रेजेंट किया था, बट अब हमने क्या किया, फूड देने से पहले स्टार्ट किया इसको बेल की साउंड सुनाना। जैसे ही बेल की साउंड सुनी इसने फर्स्ट टाइम और हमने इसको फूड प्रेजेंट किया, तो क्या होगा, सेकेंड टाइम जब बेल की साउंड ये सुनेगा तो एक जनरल अलर्टनेस ब्रेन में एक्टिव हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि खाने को देख के सेलिब्रेशन होना चाहिए, बट अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन से रिलेट किया जाए, लंच टाइम पे जैसे ही बेल बजती है, अगर लंच से पहले वाले टाइम पर टीचर क्लास में प्रेजेंट है तो टीचर क्या करता है, अगर बाई चांस मान लीजिए टीचर आपको और पढ़ाना चाह रहा है, लंच का थोड़ा टाइम लेना चाह रहा है, जैसे ही लंच की बेल सुनाई देती है भूख ऑटोमेटिकली लगने लगती है, ऐसा लगता है कि बस अब टीचर हमें छोड़ दे और अब हम खाना खाएं बैठ के। क्यों? क्योंकि हमारी एक कंडीशनिंग हो चुकी है कि जैसे ही हम उस बेल की साउंड को सुनते हैं वैसे ही अचानक से हमारे अंदर जो भूख लगने वाले रिस्पॉन्सेज है वो आने लगते हैं। तो यहाँ पे भी डॉग के साथ ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इवान पेवलोव के थ्रू, उन्होंने क्या किया, एक बेल को एसोसिएट किया उसके नेचुरल स्टिमुलस के साथ। पहले उन्होंने बेल बजाई, उसके बाद उन्होंने उसको फूड प्रेजेंट किया। बेल बजाते ही फूड प्रेजेंट किया तो उसमें क्या हुआ कि एक कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस बनाया जिसको उन्होंने उसके नेचुरल स्टिमुलस के साथ अटैच करने की कोशिश करी। कंटिन्यू इस चीज को रिपीट करते गए। जनरली स्टार्टिंग में वो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, घंटी की आवाज सुन के सेलिब्रेशन नहीं होगा, मुंह में लार नहीं बनेगी, लेकिन जब कंडीशनिंग हो चुकी होगी तब क्या होगा, कंडीशनिंग होने के बाद बेल की आवाज सुनते ही आप इसको फूड प्रेजेंट करें या ना करें, उसके ब्रेन में आ चुका है कि बेल बजने के बाद खाना मिलेगा, तो इसलिए बेल की साउंड सुनते ही मुंह में सेलिब्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग पे किया गया है इवान पेवलोव के थ्रू, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि आप अपने ब्रेन को पर्टिकुलर किसी चीज के साथ कनेक्ट करके कंडीशनिंग भी उसकी कर सकते हैं। जैसे नेचुरल स्टिमुलस के लिए अगर कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, वही रिस्पॉन्स आप किसी अनकंडीशनल यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी जो बीएफ स्किनर के थ्रू दी गई थी। बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, और ऑपरेंट का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के साथ उसका जो रिजल्ट है उसके साथ कुछ ऑपरेट कर दें, जैसे कि या तो आप उसको रीइंफोर्स करें या फिर उसको पनिश करें। मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ अब्यूजिव वर्ड्स बोलने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि उसके जो चांसेस हैं अब्यूजिव वर्ड्स बोलने के वो कम हो जाए, यानी कि चांस दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड इट विल बी डिक्रीज।
ऐसे चांसेस कि वो बिहेवियर रिपीट होगा वो डिक्रीज हो जाएंगे अगर पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन अगर किसी काम के लिए रेनफोर्स किया जाए, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स के थ्रू शाबाशी दी जाए जब वो अवार्ड लेके आया है, जब वो जीत के आया है गेम्स खेल के, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो फिर से अपनी पूरी मेहनत करे, क्योंकि वो चीज उसको एक तरह से पॉजिटिवली आगे मोटिवेट करेगी। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब आपका कुछ मिले, आपको कुछ मिलना ही मिलना है। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को ऐड करना या फिर कुछ अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को हटा देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ अचीवमेंट मिली है तो उस अचीवमेंट को मिलने के बाद पुरस्कार के रूप में दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपको कुछ एक रिवॉर्ड दिया जाए, जैसे मान लीजिए रिवॉर्ड के रूप में आपको कुछ पैसे दे दिए जाएं या कुछ बुक्स दे दी जाएं, या फिर जो आपकी इच्छा है आपको उस चीज में प्रमोट कर दिया जाए। या फिर हो सकता है कि आपके एग्जाम सर पे हैं तो आपका टीवी देखना बंद कर दिया गया है पहले से, और जब आपने एग्जाम में अच्छा अचीव किया है तो वो जो एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस था कि आपको बार बार सुनाया जाता है कि टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, वो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस हट जाता है। तो इस तरह की जो रीइंफोर्समेंट है, जिनमें पहले से ही हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं और अचीवमेंट को मिलने के बाद उन कंडीशंस को हटा देते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आने वाले 2-3 महीने तक हम लोग टीवी नहीं देखेंगे या हम इंटरनेट यूज नहीं करेंगे या हम फोन नहीं चलाएंगे। तो वो अपने आप को पहले ही क्या करते हैं, एक कंडीशन में बांध देते हैं अपने आप को ऑपरेट करने के लिए। और फिर जैसे ही उनका रिजल्ट आता है तो वो इस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को हटा देते हैं और फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों ही कंडीशन में पॉसिबिलिटी ये है कि जिस बिहेवियर के लिए आपने रीइंफोर्समेंट किया है उस बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर अगर बात करें पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट भी ऐसी दो टाइप की हो सकती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या है कि आपके साथ कुछ अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस जोड़ दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम सिचुएशन को उठा लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आए 11th क्लास में, तो उसको बोला गया कि 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। ये उसकी एक पनिशमेंट हुई, क्योंकि काम होने के या फिर रिजल्ट आने के बाद उसको कंडीशनिंग की गई, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके माइंड को सिखाने के लिए, ब्रेन को सिखाने के लिए उसको पनिशमेंट दी गई। पनिशमेंट देने के बाद क्या हुआ, अगर ये वो अपना समय बाकी चीजों में नहीं बिताएगा तो हो सकता है कि उसका ब्रेन उसको फोर्स करे कि अगर बाकी चीजें भी करनी है तो पढ़ाई भी साथ साथ करो। यानी कि कुछ अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस अगर उसके साथ जोड़ दिए जाए तो हो सकता है कि उसका जो एक बिहेवियर बना हुआ है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बिहेवियर का रिपीटेशन कम हो जाए और वो धीरे धीरे पढ़ाई करने लगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, पेरेंट्स बोलते हैं अगर आपका डांस में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सीखो, लेकिन अगर नंबर कम आए तो आपको डांस छोड़ना पड़ेगा। यानी कि वो एक पनिशमेंट के तौर पे अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस आपके साथ ऐड कर दिया गया कि आपका रिजल्ट अगर ऐसा आया तो आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, वो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस आपके साथ ना हो उस रिजल्ट में, इसलिए आपका वो बिहेवियर रिपीट होना कम हो जाता है। यानी कि आप धीरे धीरे खुद ही पढ़ाई करने लगते हैं। या फिर एक नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब क्या है कि जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है आपसे वो भी छीन लिया जाए। लाइक टेक अवे द डिस्काउंट, यानी कि किसी एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिला है या फिर किसी वर्कर को डिस्काउंट मिला है, किसी कस्टमर को डिस्काउंट मिला है, अगर आपको उसे पनिश करना है, मान लीजिए कोई कस्टमर शॉप पे जाके बदतमीजी करता है, पहले आपने उसको डिस्काउंट दिया, लेकिन अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो आपने उसको पनिशमेंट के रूप में क्या किया, उसका डिस्काउंट हटा दिया। तो ये एक तरह का नेगेटिव पनिशमेंट कहा जाएगा। तो पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में आपका जो ब्रेन है वो क्या सीखेगा, आपका जो माइंड है वो क्या सीखेगा कि जिस बिहेवियर की रिपीटेशन की वजह से हमें कोई भी एक टाइप की पनिशमेंट मिली है उस बिहेवियर को रिपीट ना किया जाए। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को यूज करके आपके माइंड को कंडीशन करने की कोशिश करती है किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट के साथ। अगर रीइंफोर्समेंट के लिए आप ऐड करेंगे कुछ या रिमूव करेंगे तो उस बिहेवियर के रिपीटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और बढ़ते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और पनिशमेंट अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव पनिशमेंट देते हैं तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए जिसमें पनिशमेंट दी जा रही है
उस बिहेवियर के रिपीटेशन के चांसेस कंटिन्यू कम हो जाते हैं। तो इस तरह से बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की ये थ्योरी दी थी। ये दो थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या है। इवान पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको पेवलोवियन या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें किसी एक नेचुरल स्टिमुलस के प्रति या फिर किसी एक क्लासिकल जो हमने अननेचुरल स्टिमुलस उसके साथ कनेक्ट किया उसके प्रति। जबकि जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक बिहेवियर पे वर्क करके हम उसको इंस्ट्रूमेंटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो पनिशमेंट के थ्रू से सुधारेंगे या फिर री इन्फोर्समेंट के थ्रू से सुधारेंगे। इवान पेवलोव की थ्योरी में बेसिकली ये बताया गया है कि जो लर्निंग है, यानी कि जो सीखना है, सीखने की जो प्रक्रिया है जिसे हिंदी में अधिगम कहा जाता है, सीखने की प्रक्रिया एसोसिएशन के साथ कनेक्ट होके चलती है। आप चीजों को अपने माइंड में एसोसिएट करते हैं, जैसे कि उस डॉग ने किया कि जब उसका एसोसिएशन ब्रेन में हो गया, माइंड में हो गया कि घंटी बजने के बाद फूड आएगा, तो जैसे ही घंटी की आवाज सुनी, उसके ब्रेन का जो स्टिमुलस है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हुआ, यानी कि उस रिस्पॉन्स में एक एसोसिएशन हो गया अननेचुरल स्टिमुलस के साथ। जबकि बीएफ स्किनर की थ्योरी में लर्निंग थ्रू इफेक्ट स्टिमुलाई प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो स्टिमुलाई प्रोड्यूस किया जाता है उसके इफेक्ट की वजह से लर्निंग की होती है। कौन सा स्टिमुलाई, यहाँ पे कौन से स्टिमुलाई की बात हो रही है, बेसिकली रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट की, क्योंकि यहाँ पे हम ये स्टिमुलाई जबरदस्ती प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ है तो है नहीं कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो आपको फोन देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा तो है नहीं। लेकिन हम उसको जबरदस्ती कनेक्ट करेंगे, हम उसको ऑपरेट करेंगे कि अगर आपको पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं मिले तो आपके पास से जितने फैसिलिटीज हैं वो सब छीन ली जाएंगी। तो उसकी वजह से दिमाग में एक कनेक्शन बैठ जाता है, इफेक्ट ना पड़े उस स्टिमुलाई का, उसकी वजह से हम उन चीजों को सीखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली दो स्टिमुलस को आपस में लिंक कर दिया जाता है ताकि वो रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है किसी एक के लिए, किसी एक पर्सन में या एनिमल में, वही रिस्पॉन्स हमें दूसरे स्टिमुलाई के लिए भी मिलने लगे। जबकि यहाँ पे किस चीज का यूज किया जाता है, यहाँ पे दो स्टिमुलस को लिंक नहीं किया जाता, यहाँ पे स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स को लिंक किया जाता है। हम रिस्पॉन्स पे काम करते हैं, रिवॉर्ड और पनिश करते हैं इफेक्ट के बेस पे, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और अगर हम स्टिमुलस को कनेक्ट कर देते हैं दो स्टिमुलस का आपस में और रिस्पॉन्स अपने आप वैसा ही मिलता है, तो उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब आपने दो स्टिमुलस को आपस में लिंक कर दिया, रिस्पॉन्स तो तभी भी वही मिल रहा है ना जो पुराना वाला है। हम रिस्पॉन्स पे काम नहीं कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, हम दो स्टिमुलस को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से जो डिजायर्ड चेंजेस हमें चाहिए, जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए, हम उस रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए रिवॉर्ड और पनिश कर रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता है, दो स्टिमुलस आपस में कनेक्ट होते हैं। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो आपका रिजल्ट है, जो रिस्पॉन्स है, हम उसी को चेंज करने के लिए या तो रिवॉर्ड कर रहे हैं या पनिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्लासिकल जो कंडीशनड स्टिमुलस है उससे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, जबकि यहाँ पे वॉलंटरी बिहेवियर के थ्रू पर्पसली उस चीज को चेंज किया जाएगा। और क्लासिकल कंडीशनिंग में आपका इनवॉलंटरी बिहेवियर होता है, क्योंकि एक स्टिमुलस से वही बिहेवियर मिल रहा है और दूसरे स्टिमुलस से भी वही बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस बस एक यही है कि दो चीजें हैं, एक है स्टिमुलस और एक है उसका रिस्पॉन्स। क्लासिकल वाला जो है वो क्या करता है, स्टिमुलस पे काम करता है, किसी एक को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि फिर से हमें वही रिस्पॉन्स मिले। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बोलती है कि आप रिस्पॉन्स को देखते हुए कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए उसके हिसाब से आप स्टिमुलस को कनेक्ट कर दो, या तो पनिशमेंट से या फिर रीइंफोर्समेंट के साथ, जिससे कि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल सके। तो इस तरह से ये दो थ्योरीज हैं जो बिहेवियरिज्म के अंदर आती हैं। इन दोनों को ही थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत थी, अदरवाइज बाकी सब जो है उनको आप केवल नाम से याद रख सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म की जितनी भी थ्योरीज हैं, इनका एक मेन एम जो है वो ये है कि जितने भी बिहेवियरिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं बिहेवियर की फील्ड में, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्टिगेट कर पाए। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जो कोई भी व्यक्ति सामने से देख कर
या आपके साथ रहकर ऑब्जर्व कर सकता है, या उसको किसी मशीन के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। हर एक वो चीज जिसको मेजर किया जा सके उसको हम ऑब्जर्वेबल कह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, फिर चाहे वो मेजरमेंट आपके ये कहिए कि थिंकिंग के थ्रू हो, आपके थॉट्स के थ्रू हो, सेंसेशंस के थ्रू हो, या फिर नंबर्स के फॉर्म में किसी मशीन के थ्रू हो, तो उस ऑब्जर्वेशन को सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिहेवियरिस्ट की जो थ्योरीज हैं वो एक रिसर्चर को अलाउ करती हैं कि आप इन थ्योरीज को समझें जो ऑलरेडी प्री वर्क हो चुका है, और उसके बेस पे आप ऑब्जर्व करें कि क्या बिहेवियर इस तरह से चल रहा है सच में, अगर नहीं तो उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्ट्रेंथ्स हैं बिहेवियर थ्योरीज की, जैसे कि ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। ऑब्जर्वेबल यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और मेजरेबल यानी कि जिसको हम माप भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं कि कितना चेंज उसमें आ रहा है। दूसरा, ये एक साइंटिफिक और रेप्लीकेबल प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। साइंटिफिक किसको कहा जाता है? जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स का यूज करते हैं, हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, ये सब आपका जो पेपर 1 की यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें सारी चीजें हैं कि साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। तो उसको हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस इतना समझ लेंगे कि साइंटिफिक की जब हम बात करते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक काम होता है, जिसमें कि आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह सकते। आप पहले एक अभिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आप चेक करेंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो यानी कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट आपका सही सिद्ध हो जाता है, वो स्टेटमेंट आपका एक नियम बन जाता है। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस गलत है तो आप उस हाइपोथेसिस में फिर से चेंजेस करेंगे और फिर से उसको टेस्ट करेंगे। रेप्लीकेबल का मतलब ये होता है कि जो काम आपने किया है, जिस जिस कंडीशन के अंदर किया है, अगर उसी उसी कंडीशन के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति सेम काम करता है तो उसको भी सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। यानी कि रिपीट करने पर, सारी ऑपरेंट कंडीशंस को रिपीट करने पर रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। तो जो आपकी बिहेवियरिस्ट की थ्योरीज हैं वो सभी साइंटिफिक हैं और रेप्लीकेबल हैं। क्यों साइंटिफिक? इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर उन पे साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके वो थ्योरीज बनाई गई हैं। और रेप्लीकेबल का मीनिंग क्या है? कि वो सारी थ्योरीज अगर कोई और चेक करता है तो उन थ्योरीज का सेम रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करें तो जितना रियल वर्ल्ड में बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलता है, उस बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए बिहेवियरिस्ट की थ्योरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप समझ पाए किस तरह से आप स्टिमुलस को कनेक्ट करके रिजल्ट पे काम कर सकते हैं, या किस तरह से आप रिजल्ट्स को डिजायर्ड बनाने के लिए अपने स्टिमुलस पे काम कर सकते हैं, तो जितनी भी थियरीज अवेलेबल हैं उनको यूज करके आप एक रियल वर्ल्ड में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पे काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी ये थियरीज हैं उनकी एप्लीकेशंस थेरेपी में हो सकती हैं, एजुकेशन में हो सकती है, और पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा हो सकती हैं, फिर चाइल्ड केयर में। क्योंकि जब आप बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और आप पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डांट रहे हैं और उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं, नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो अपने बच्चे के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो अपने स्टिमुलस को चेंज कर सकते हैं। या फिर वो अपने बच्चे के क्लासिकल कंडीशनिंग में बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप ये काम करो, अगर आपको मनी चाहिए तो आप ये काम करो, तो वो बेसिकली क्या हो रही है, उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है। वो एसोसिएट कर लेगा कि जब भी मुझे कोई काम करना है तो मुझे पैसे मिलेंगे, और वो चीज आपके लिए फिर हार्मफुल हो सकती है, अदरवाइज वो बिना पैसों के फिर काम करना ही बंद कर देगा। तो हमें कंडीशनिंग इस हिसाब से सोच के करनी है ताकि वो चीजें उस बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना करें। तो जितनी भी ये थ्योरीज हैं अगर आप उनको ढंग से समझ लें तो थेरेपी में जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में पेशेंट्स होते हैं उनकी थेरेपी में, एजुकेशन में, पेरेंटिंग में और चाइल्ड केयर में ये सारी थ्योरीज बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बट बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि ये थ्योरीज जितनी भी है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को अकाउंट नहीं करती है। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस मतलब वो रिएक्शन आपका वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, उसका कोई भी डेटा आपको इनमें नहीं मिलेगा। दे जस्ट टॉक अबाउट इफेक्ट। वो इफेक्ट आपका बायोलॉजिकल है, या फिर थॉट प्रोसेस से आया है, या फिर लर्निंग प्रोसेस से आया है, या फिर आप चीजों को कनेक्ट करके उनको सीखे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ भी हम बहुत सारी चीजें चेंज कर पाते हैं। जब हम अपना स्लीपिंग पैटर्न तक चेंज कर सकते हैं एक प्रैक्टिस के थ्रू, तो प्रैक्टिस के थ्रू ये बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी चेंज किए जा सकते हैं। बट बिहेवियरिस्ट थ्योरी में इनको अकाउंट नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, जितने आपके
मूड, थॉट्स, फीलिंग्स है, इनके जो इफेक्ट है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक स्टिमुलस के थ्रू ऑलरेडी आपका एक प्री अजम्पशन क्रिएटेड है, आपकी कुछ थॉट्स हैं उसको लेके, तो आप उसी स्टिमुलस को लेके अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डिजायर्ड चेंजेस ना मिले, क्योंकि पहले से प्री अजम्पशंस जो है, पहले से जो थॉट्स अरेंज्ड हैं, उन थॉट्स को आपने स्टडी किया ही नहीं, उन फीलिंग्स को आपने बात की ही नहीं है। तीसरी चीज, जितनी भी लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस एक तरह का केवल फिजिकल बिहेवियर नहीं है। लर्निंग प्रोसेस मोर देन फिजिकल, इट इज इन मेंटल प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस इज इन योर कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो लर्निंग प्रोसेस को हम केवल फिजिकल बिहेवियर पे या मेजरेबल बिहेवियर पे जज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हैं वो कंप्लीट पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लर्निंग के केवल जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर्स हैं उन्हीं को ये एक्सप्लेन कर सकता है। कुछ लर्निंग्स ऐसी होती हैं जो मेजरेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ रीडिंग अ बुक, यू कैन नॉट मेजर इट और यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। अगर कोई बच्चा एक किताब को लेके बैठा है 5 मिनट के लिए और वो फटाफट पन्नों को पलट रहा है और वो बोलता है कि मैंने पूरा पढ़ लिया, और एक है जो वाकई में 5 मिनट में पूरा पढ़ लेता है, तो उन दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अंतर है। तो लर्निंग का ये जो एस्पेक्ट है, जो उसके मेंटल कॉग्निशन स्टेट से उसको अभ्यास के थ्रू इंप्रूव करके मिला है, और एक वो जो झूठ बोल रहा है, सामने से तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि उसने 5 मिनट में बुक पढ़ ली, अगर हम उसको मेजर करने की कोशिश करें तो हो सकता है कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो हम उससे पूछे वो उनको बता भी दे। एक आधा गलत होगा तो 60-70% उसकी एसेसिबिलिटी आ जाएगी कि वो सही बोल रहा है। और जब भी हम स्टेट्स में बात करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। 80% अगर कोई रिजल्ट आता है तो हम उसको सही सिग्निफिकेंस मानते हैं। इसलिए जो भी नहीं करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, जितने आपकी पर्सनैलिटी की थियरीज हैं, सॉरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो पर्सोना से बना है, और पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। तो जो मुखौटा आपके बिहेवियर के सामने से दिखता है, या फिर ये कहें कि चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आउटर हो, बहुत लोग सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। तो हो सकता है कि उनकी आउटर पर्सनालिटी इज वेरी गुड बट इनर पर्सनालिटी इज नॉट दैट गुड। तो पर्सनालिटी को आउटर और इनर पर्सपेक्टिव दोनों से देखा जाता है। तीसरी चीज, पर्सनालिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को लेके बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो साइकिक बॉडी के बेस पे दी गई है। साइकिक बॉडी का मतलब जिसमें कि आपका केवल फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता, उसमें आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है, उसमें आपका थिंकिंग पैटर्न भी आता है। तो हिपोक्रेट्स, क्रैशमर और शेल्डन, ये 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अकॉर्डिंग टू या फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइकिक बॉडी पर्सनालिटी को अलग अलग डिफाइन किया है। इनको हम देखते हैं एक एक करके। अगर पीछे बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। जिसमें अभी हमने बात करी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी में इवान पेवलोव और बीएफ स्किनर की कंडीशनिंग थ्योरी की। इन दोनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। अभी 30 मिनट्स कंप्लीट होने में 8 और 9 मिनट्स रिमेनिंग है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, अगर कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो। हाँ, अनम्यूट है, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जो बिहेवियर साइकोलॉजी की हमने 2 थ्योरीज पढ़ी है कंडीशनिंग की, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले सेशन में साइकोलॉजी का पर्सनैलिटी वाला पर्सपेक्टिव स्टार्ट करते हैं। अभी भी आप लोगों के पास 5-6 मिनट है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अगर आपका पिछले लेक्चर में से कुछ रहा हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके।
सर नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, ये नींद से रिलेटेड मैम, जो रैम और N1 N2 वाला है ना मैम, उससे रिलेटेड है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा ये एक डाउट था कि जो अपने बॉडी की जो रिपेयरिंग होती है, या जो अपनी बॉडी जो वापस तैयार होती है, हीलिंग होती है, वो हम्म। रैम में होती है कि N3 में होती है? वो मेंटली अगर आप चीजों को रिपेयर करने की बात करें, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस या फिर आपकी जो कॉग्निशन एक्टिविटीज हैं या फिर मेमोरी में चीजों को कन्वर्ट करना, जितना आपने चीजें पढ़ी है, डिक्लेरेटिव मेमोरीज आप बोल सकते हैं इसको, कि जो छांटने का काम होता है वो सब मेंटल रिपेयरिंग का काम आपका N3 में होता है। लेकिन उस मेमोरीज का मेमोरी में कन्वर्ट एक्चुअल में होना, मतलब आपने छांटने का काम N3 रैम तक कर लिया, उसके बाद जो चीजें आपकी मेमोरी में एक्चुअल में कन्वर्ट होंगी, जो इमोशंस आपकी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, होता है ना कुछ इमोशंस जो हमारे दिल में बैठ जाते हैं, जिनको हम जल्दी से भुला नहीं पाते, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, वो कन्वर्जन जो है वो रैम वाली स्टेज में होता है। मतलब रैम एक तरह से N3 से और डीप स्टेज है, क्योंकि तो वहां पे आपकी इमोशनल जो मेमोरीज हैं उनका कंसोलिडेशन होता है, जो आपके इमोशंस से जुड़ी हुई हैं। और जो N3 वाली स्टेज है वहां पे भी आपका मेंटल रिपेयर होता है, लेकिन केवल डिक्लेरेटिव मेमोरीज का। डिक्लेरेटिव मेमोरीज का मतलब क्या है? जहां पे आप चीजों को डिक्लेयर कर देते हैं कि अच्छा ये मेमोरी हमारे लिए अच्छी है, ये मेमोरी हमारे लिए खराब है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन सिलेक्शन के बाद बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती है हमारी जो हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे लिए सही होती हैं बट फिर भी वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं रह पाती, हम उनको भूल जाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, फाइनल कन्वर्जन, वो रैम में होता है। जबकि जो उनका डिक्लेरेशन है, छांटना, उनको मेंटल रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है M3 से और कन्वर्ट होके वो फाइनली खत्म होता है आपका रैम स्टेज में। तो इसका आंसर ये है मैम कि हीलिंग जो होगा वो रैम में होगा। अगर आप पर्टिकुलर मेंटल रिपेयरिंग की बात करें तो वो रैम में होगा, और अगर आप फिजिकल रिपेयरिंग की बात करें तो वो N3 से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हाँ, कि अगर कोई चोट लगी है बॉडी में, सेल्स की रिपेयरिंग होनी है, तो जिस वक्त आप की रिपेयरिंग कुछ हुई है, लेकिन एक्चुअल में जितनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। कंप्लीट रिपेयरिंग के लिए आपको समय रैम स्टेज में थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, बट रैम तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए। अगर आप रैम तक पहुंचे और एक साइकिल आपका कंप्लीट हो, तो एन रैम वाली स्टेज आपकी ज्यादा होती है और रैम वाली कम होती है। मैं एक बार आपको प्रेजेंट कर देती हूँ सामने फिर से। अगर ये जो हमने प्रेजेंटेशन दिखाई थी, ये जो आपको सामने दिख रहा है, अगर आप हाफ एन आवर की बात करें तो केवल इतना साइकिल आपका पूरा हुआ होगा और आप इस स्टेज में उठ जाओगे, स्टेज 3 में, यानी कि N-REM 3 वाली स्टेज में। तो N-REM 3 वाली स्टेज कौन सी है? डीपेस्ट स्लीप, जहाँ पे आपका ब्रेन एक्टिविटी लो हो जाती है, लेकिन आपका जो इंटरनल कंसोलिडेशन है मेमोरीज का वो स्टार्ट हो जाता है। इसी वक्त पे आप अगर जाग गए तो आपको फ्रेश तो फील होगा, क्योंकि वो अवेक स्टेट से काफी रिलैक्स्ड है। लेकिन जो एक्चुअल रिपेयरिंग है, जो एक्चुअल में सब कुछ चेंज होना है, वो अगेन जब साइकिल कंप्लीट होगा यहाँ पे होगा, रैम स्टेज में। तो 1 घंटा अगर आप सोते हैं तो रैम की टाइमिंग कंपैरेटिवली N-REM 3 से बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि मेंटल स्टेज में मेमोरीज तो बनेंगी लेकिन कम, और आपको ड्रीम्स वाली स्टेज जो है वो ज्यादा रहेगी। तो आपको रिफ्रेश फील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप चेक करें, कभी दिन में हम सो जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें रिफ्रेश फील हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट की नींद लेने के बाद भी हमें लगता है कि बहुत रिफ्रेश हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 घंटा भी सो जाते हैं दिन में, उठते हैं तो बहुत थकान फील होती है। तो दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके स्लीपिंग साइकिल जो है वो कितने कंप्लीट हुए हैं। और वो स्लीपिंग साइकिल नॉर्मली एक स्टैंडर्ड है कि 1 से 1.5 घंटा आपका, यानी कि 90 to 110 मिनट एक साइकिल में लगता ही लगता है। ओके मैम। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को देखें तो सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे समझ सकते हैं। मेरा जो मैम बस जो कंफ्यूजन था ना, वो बस एक बात पे आके अटकता है मैम,
कि अगर हमारा माइंड इतना एक्टिव है रैम कंडीशन में, तो जब माइंड इतना अवेकिंग कंडीशन में इतना कॉन्शियस होगा तो वो शरीर को हीलिंग करने में कैसे हेल्प करेगा मैम? क्योंकि बॉडी भी तभी हील कर पाएगी जब आपका माइंड शांत हो और तब हमारे सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो, तभी तो मैम ये प्रोसेस हो पाएगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप सेम चीज को बात करें योग में मेडिटेशन के टाइम पर, तो जिस वक्त आप मेडिटेटिव की हाईएस्ट स्टेजेस में होते हैं, उस वक्त भी आपका ब्रेन सेम ऐसे ही काम करता है जैसे रैम स्टेज में, लेकिन आप कॉन्शियसली एक्टिव होके उस स्टेज तक पहुंचते हैं। उस वक्त पे आप उन चीजों को भी कनेक्ट कर पाते हैं जो आप फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं, ये चीज आप साइकोलॉजी में नहीं बोल सकते, बट हम योग में समझ सकते हैं इस चीज को। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जिनको हम उस स्टेज पे जाके ग्रैब करते हैं, और उस स्टेज पे जाके जब हम ग्रैब करते हैं तो सूक्ष्म लेवल से आपकी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो केवल हम बायोलॉजिकल सेल्फ तक की बात करते हैं, बट अगर हम मेडिटेटिव स्टेज या रैम स्टेज की बात कर रहे हैं, तो जो सेल के अंदर की कॉन्शियसनेस स्टेजेस है उसको रिपेयर करने का काम आपका रैम स्टेज में होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम तो फिर रात की कितने घंटे की नींद होगी जिसमें सारा कंप्लीटली सारा साइकिल वाला सारा प्रोसेसिंग हो जाता है? देखो, जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग 9 से 10 घंटे के बीच की नींद होती है, बट ये है कि 9 से 10 घंटे आजकल के समय पे किसी को मिल नहीं पाता है पूरा, तो आप 8 से 10 घंटे का जो एक क्राइटेरिया है, या तो मिनिमम 8 या फिर मैक्सिमम 10। अगर आप 10 घंटे से ज्यादा सो जाते हो तो आप आलस फील करोगे, 8 घंटे से कम सोते हो तो हो सकता है चीजें रिकवर होंगी, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं होंगी जिस इंटेंसिटी से होनी चाहिए। और अगर इतना कोई सोने के बाद में बिना नींद टूटे फिर भी अगर थकान या दिन भर में नींद जैसा रहे तो उसका क्या रीजन होगा? उसका रीजन ये है कि आप, हो सकता है नींद में कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर आपके अंदर है। जैसे हमने डिसऑर्डर्स की जब बात करी थी तो यही